वेलकम बच्चों, लाइव पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं सौरभ सिंह आपका स्वागत करता हूं। बेटा आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कई सारी चीज़ें पढ़ी हैं और मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, किसी भी चार्ज के ऊपर अप्लाई होने वाला जो फोर्स है वो किस तरीके से काम करता है, बेटा आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो पहले तो हमें यह समझना है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है ये किसका दिया हुआ है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है बेटा माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने सबसे पहली बार फील्ड लाइंस के बारे में हमें बताया है। और फील्ड लाइंस को देखिए बेटा, फील्ड लाइंस को हम डिनोट जरूर करते हैं, दिखाते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे कहें कि सर ये देखिए हमने एक चार्ज रखा है, एक हमने बेटा क्यू चार्ज लिया है, और अब बताओ सर हमें कि यहाँ पे कहाँ है फील्ड लाइंस, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि फील्ड लाइंस आपको दिखाई दें, क्योंकि फील्ड लाइंस क्या है बेटा, फील्ड लाइन एक इमेजिनरी कर्व या स्ट्रेट लाइन है जो चार्ज के आसपास प्रेजेंट होती है बट हमें दिखाई नहीं देती, या फील्ड जो होती है वो चार्ज के पास प्रेजेंट होती है बट हमें विजुअलाइज नहीं होती है। इस चीज को हम देख सकते हैं कैसे, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉजिटिव चार्ज को फ्रीली छोड़ दें। इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा किसी पॉजिटिव चार्ज को फ्रीली छोड़ दें तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट कर देगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज का मोशन है उसके थ्रू कवर की गई डिस्टेंस है, उस पाथ को अगर हम ट्रेस करेंगे तो आपको जो लाइंस मिलेंगी उसी को बेटा हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है बेटा, गिवन बाय माइकल फैराडे, जो हमें बताता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉजिटिव चार्ज को फ्रीली हम छोड़ दें तो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में वो क्या करने लग जाता है बेटा, मूव करने लग जाता है, और उसी डायरेक्शन को फॉलो करोगे तो आप फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर पाओगे। हाँ, लेकिन दिखाई ये आपको बेटा कभी नहीं देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है बच्चों क्योंकि फील्ड से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है प्लस एमसीक्यूज आपको कभी कभी फील्ड लाइन से पूछ लेता है, इसकी प्रॉपर्टी से पूछ लेता है। तो आइए इसकी प्रॉपर्टीज को बारी बारी से, डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी है बेटा कि अगर हमारे पास कोई फील्ड लाइन हमने ड्रॉ किया है या हमने कोई कर्व ड्रॉ किया है और उस लाइन पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जैसे अगर ये फील्ड लाइन हो इस पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया रेस्पेक्टिव अलग अलग पॉइंट पी और क्यू पे, तो जो ये टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे उस रेस्पेक्टिव पॉइंट पे टेंजेंट क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ध्यान रखना, वो पॉइंट देखिए पॉइंट पी पे हमने डायरेक्शन ड्रॉ की है, इसी तरीके से पॉइंट क्यू पे, तो जिस फील्ड लाइन में जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे वो पॉइंट आपको क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा बेटा। ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 2 पे आता है बच्चों, नंबर 2 पे आता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always begins from a positive charge and end on a negative charge। बेटा आपको ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कहां से जनरेट होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से। कहां से शुरू होंगी, पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट कहां होंगी, एंड कहां होंगी, हमेशा निगेटिव चार्ज पे एंड होंगी बेटा, निगेटिव चार्ज पे एंड होंगी। इसके पीछे का लॉजिक बता देता हूं। हम लोग हमेशा आपको बोलते हैं, बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है बेटा, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और टुवर्ड्स निगेटिव चार्ज होता है। तो जो ये स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं ये हमेशा यहीं से आता है, हमेशा कहां से स्टार्ट होगी, पॉजिटिव चार्ज से, और खत्म कहां होगी बेटा, निगेटिव चार्ज से। और एंड डू नॉट स्टार्ट और स्टॉप इन मिड स्पेस। देखो ये पॉजिटिव चार्ज रखा है, निगेटिव चार्ज कभी ना तो यहां से बीच में, इन दोनों चार्जेस के ना तो बीच से स्टार्ट होगी और ना ही खत्म होगी। ध्यान रखिएगा बेटा,
नंबर 3 पॉइंट जो है, नंबर ऑफ लाइंस लीविंग अ पॉजिटिव चार्ज और एंटरिंग अ नेगेटिव चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है बेटा? इस स्टेटमेंट का मीनिंग है कि हमारे चार्ज की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, उससे जनरेट होने वाली फील्ड लाइंस, उससे जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है बेटा, देखिए कुछ आपको फिगर मैंने बनाए हैं, फिगर बना के दिखा रहा हूं। पॉजिटिव चार्ज में फील्ड लाइंस हमेशा कैसी होंगी बेटा? अवे फ्रॉम द चार्ज होंगी। पॉजिटिव चार्ज में फील्ड लाइंस हमेशा कैसी होंगी बेटा? अवे फ्रॉम द चार्ज होंगी। ये हमने एक पॉजिटिव चार्ज क्यों लिया है। इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज में हमेशा फील्ड लाइंस क्या होंगी? टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होंगी। ये हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर हमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज का सेट दे, तो देखिए पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी और जाएंगी कहां बेटा? टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। कहां से स्टार्ट होंगी? हमेशा पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट कहां पे होंगी? एंड कहां पे होंगी? हमेशा नेगेटिव चार्ज पे। एक पॉइंट और नोटिस कर पा रहे होगे आप कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। जितने भी फिगर हमने बनाए हैं, इन फिगर्स में आप इस चीज को नोटिस कर पा रहे होगे कि कभी भी फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट बेटा नहीं करती हैं। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, और वेक्टर क्वांटिटीज में सिंगल मैग्नीट्यूड होता है और सिंगल ही बच्चों डायरेक्शन होती है। अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इमेजिन करा जाए कि इंटरसेक्ट करती हैं। अब इस पॉइंट पे मैंने क्या बोला कि जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे हम लोग क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। और टेंजेंट ड्रॉ करने पे आप देख पा रहे होगे कि एक ही पॉइंट से दो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही हैं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही हैं आपको। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। सिंगल पॉइंट से आपको हमेशा सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड ही मिलेगी। क्यों बेटा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों? एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटीज में सिंगल डायरेक्शन और सिंगल मैग्नीट्यूड होता है। अच्छा, अगर हमें जैसे यहां एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का पेयर दिया हुआ है, अगर सिंगल पॉजिटिव पेयर या सिंगल नेगेटिव चार्ज या फिर सिंगल पॉजिटिव चार्ज का पेयर दे बेटा, तो वहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ कर पाएंगे। तो नेगेटिव चार्ज के लिए मैंने एज यूजुअल बताया है कि हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज जाएगी बेटा। हमेशा क्या जाएगी? अवे फ्रॉम द चार्ज जाएगी, ध्यान रखिएगा। और पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा बेटा, पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा टूवर्ड्स अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होती है, और नेगेटिव चार्ज के लिए बेटा हमेशा टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होती है। ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव चार्ज के लिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी बच्चों? टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगी, ये देखिए। और पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा बच्चों अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, दूर जाती हुई तुमको फील्ड दिखाई देगी। और एक चीज और नोटिस कर पा रहे होगे कि यहां पर आपको एक गैप नजर आ रहा है। ये गैप क्यों नजर आ रहा है बच्चों? क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपल करेंगे। पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपल करेंगे। रिपल्सन की वजह से आपको ये गैप नजर आ रहा है, और यहाँ पे कर्व आपको कम दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज दूसरे वाले पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। और ये फोर्स अप्लाई करते किसके थ्रू है बेटा? ये फोर्स अप्लाई करते हैं इन्हीं फील्ड लाइंस के थ्रू। क्योंकि जब हम इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरे चार्ज को लेके आते हैं, फर्स्ट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में सेकंड चार्ज को लेके आते हैं, तो फर्स्ट चार्ज अपनी प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करता है, एक्सपीरियंस करवाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा। यहां पे देखो कुछ पॉइंट्स और हैं जो मैंने डिस्कस कर रखे हैं ऑलरेडी। मैंने बता रखा है कि टू लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। इफ इट हैपेंस देन टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन at their point of intersection, that is intensity at that point will have two direction, which is not possible in a uniform field. The field lines are straight. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी आप फील्ड लाइन दिखाओगे तो हमेशा इस तरीके से फील्ड लाइन दिखाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट दिखाते हैं।
और एक दूसरे स्ट्रेट तो होंगी ही बेटा, और पैरेलल होंगी, यूनिफॉर्मली स्पेस्ड भी होंगी। दैट मीन्स एक फील्ड लाइन से दूसरे फील्ड लाइन का जो गैप होगा हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, एक दूसरे के पैरेलल होंगी बेटा, और हमेशा स्ट्रेट होंगी। और फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई साहब, ये बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। व्हाई? तो बेटा ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करती हैं, तो उसका बड़ा सिंपल सा आंसर है। आप बोलो कि भाई जब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक साथ नहीं रह सकते, ये दोनों चार्ज हमेशा बेटा इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं। अगर दोनों एक साथ हो जाएंगे तो एक दूसरे को डिफ्यूज कर जाएंगे और चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, वहां पर कोई चार्ज बचेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। इस वजह से कभी भी जो फील्ड लाइंस हैं वो क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि चार्ज डिस्टिंग्विशली या अकेले एग्जिस्ट नहीं कर, पेयर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, अकेले अकेले एग्जिस्ट करते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। और एक कॉन्सेप्ट और है भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस का हमें जानकारी देती हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में भी हमें बताती हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस बेटा एक कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल डिफरेंस का, जहां हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा प्लेन जहां पे हर पॉइंट पे आपका पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है बच्चों, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। मैंने जब चार्ज के बारे में आपको प्रॉपर्टी सिखाई थी तो वहां पर मैंने बताई थी कि चार्ज दो तरीके की प्रॉपर्टी शो करता है, एक वेक्टर एक स्केलर। तो वेक्टर प्रॉपर्टी में क्या होता है बेटा, वेक्टर प्रॉपर्टी चार्ज की होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और स्केलर प्रॉपर्टी में आता है चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो स्केलर उसका हमें प्रॉपर्टी मिलता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मिलता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जब आप इक्विपोटेंशियल सरफेस को दिखा रहे होते हैं तब भी हम वहां पे किसका सहारा लेते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का लेते हैं। चलिए ये और देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो किधर साइड से होगा बेटा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। आओ जरा इसको समझो, देखो जरा कैसा है ये मामला। मैं ले लेता हूं एक सर्किट और जरा देखिए इसको हमने क्या किया है भाई, एक V वोल्ट की बैटरी से अटैच किया है। एक सर्किट बना लेता हूं जिसको मैंने क्या किया है बेटा, एक V वोल्ट की बैटरी से अटैच कर दिया है। और आपको मालूम है कि V वोल्ट की बैटरी से अटैच करूंगा तो एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है बेटा, एक निगेटिव टर्मिनल होता है, और करंट फ्लो बेटा हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये हमेशा शो करता है हायर पोटेंशियल को। बेटा पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा किसको शो करेगा, हायर टर्मिनल को, और निगेटिव जो पॉइंट है वो हमेशा लोअर पोटेंशियल को, और पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल को शो करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा बेटा। और देखिए, इन अ रीजन वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अब्सेंट। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी वहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बना सकते, क्योंकि वो वहां पर होती ही नहीं है। इसी वजह से बेटे चार्ज, अगर हमारा कोई चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर, अगर हम बात करें बेटा, दिस इज व्हाई इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, देयर कैन नॉट बी एनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मसला यह है, इसके पीछे की कहानी समझ लो जरा सा। देखो बेटा, चार्ज हमेशा किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे रिजाइड करता है। इसको आसान लैंग्वेज में समझ लो, चार्ज हमेशा क्या करता है, किसी सरफेस के, किसी कंडक्टर के सरफेस पे रिजाइड करता है बेटा। अंदर हमारा कोई चार्ज नहीं होता है, कभी भी कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। इस वजह से कंडक्टर के अंदर, इनसाइड द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा, जीरो। जब कोई चार्ज नहीं तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स ends or starts normally from the surface of a conductor। हमेशा कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मली होंगी बेटा, हमेशा परपेंडिकुलरली आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद एक पॉइंट और है, ध्यान दीजिए, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स
in different region of space indicates the relative strength of the electric field in different regions। इस पॉइंट का क्या मतलब है बच्चों? इस पॉइंट का मतलब यह है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी कम होगी, लाइंस दूर दूर होंगी, वहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा? वहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा? वीक होगा। और जहां पे फील्ड लाइंस पास पास होंगी, क्लोज होंगी, डेंस होंगी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा बच्चों? स्ट्रांग होगा। जहां पे डेंसिटी ज्यादा, वहां पर फील्ड स्ट्रांग, जहां पर डेंसिटी कम, वहां पर फील्ड क्या होगी बच्चों? वीक होगी, कमजोर होगी। ठीक है बेटा, ये रहा कॉन्सेप्ट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। नेक्स्ट पॉइंट जो है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हम लोग पढ़ते हैं वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पढ़ते हैं। बेसिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ते ही क्यों हैं, थोड़ा सा इसका मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं बच्चों। मामला ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमें पढ़ना है गॉस थ्योरम। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद बच्चों हमें पढ़ना है गॉस थ्योरम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, पॉइंट के लिए, चार्ज के लिए जब हम फाइंड आउट किया है अभी तक हमने, तो हमने हेल्प लिया है बेटा कूलॉम्स लॉ का। लेकिन अगर हमें कॉम्प्लेक्स टाइप का कुछ दिया जाए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी कूलॉम्स लॉ के थ्रू फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। वहां पर हमें अप्लाई करना होता है गॉस थ्योरम को और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को। तो गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें एक टॉपिक पढ़ना है जिसे हम लोग कहते हैं बेटा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और कूलॉम्स लॉ में या अभी तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वहां पे हमने स्मॉल चार्जेस लिए हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जैसे चार्जेस लिए हैं, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ चार्ज लिया है। लेकिन अगर हमें बिग चार्जेस दिए हो या बड़ी क्वांटिटी दी हो चार्ज की, तो वहां पर हमें पहले सीखना होगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेटा, किसी सरफेस के ऊपर, किसी लाइन के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो हम सीखना चाहते हैं या सीखने जा रहे हैं बेटा किसके थ्रू? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। In most of the cases we deal with charge having magnitude greater than the charge of an electron। अब मैंने बोला ना कि अब हमें क्या करना है, अब यहां से आगे, फील्ड से आगे अब हम चार्जेस की जो बात करेंगे, वहां पे हम बड़े चार्ज की या बड़ी क्वांटिटी ऑफ चार्ज की बात करेंगे। और इस तरीके के चार्जेस को हम डिफरेंट टाइप से जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, उसे हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे कंटिन्यूअस वर्ड इसलिए आ रहा है बेटा क्योंकि चार्ज हमेशा अपने आप को किसी रीजन में, किसी स्पेस में, किसी सरफेस में जब स्प्रेड करता है तो कंटिन्यूअसली करता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान दीजिएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेटा आपका 3 टाइप का होता है, जिसमें पहला नंबर आता है बेटा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। पहला नंबर आता है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। बेटा अगर हम किसी चार्ज को या गिवन चार्ज को जब किसी लाइन के ऊपर, किसी वायर के ऊपर, किसी थ्रेड या स्ट्रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या एक ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिसमें जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है उसके डायमीटर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है, तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट को हम लोग लाइन ऑब्जेक्ट कहेंगे। और इसके ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसे हम लोग बोलते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और बेटा जब मैंने एज्यूम कर लिया कि मैंने क्यू चार्ज को एक एल लेंथ की वायर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेटा। क्यू चार्ज को मैंने क्या किया बच्चों? एल लेंथ की वायर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो इस तरीके का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसे हम लोग बोलेंगे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये क्यू चार्ज को एल लेंथ के ऊपर जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो इसको मैं लिखूंगा बेटा क्यू अपॉन में एल। और ये जो क्यू अपॉन में एल है, ये हमारे लिए क्या है बेटा? लाइन चार्ज के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने लिखा है, इस लेमडा को हम लोग पढ़ते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये लेमडा को हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? ये हमारे लिए है लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखिए अगर हमने स्मॉल चार्ज लिया है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारे लिए क्या हो जाएगी? डी क्यू अपॉन में डी एल।
और अगर टोटल चार्ज के लिए लिखूंगा तो सिंपल बनेगा लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एल। और लेमडा क्या है बच्चों, यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है। जब एल लेंथ के ऊपर क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये हमारे लिए बनेगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा अगर हम चार्ज डेंसिटी जो लेमडा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसकी यूनिट लिखेंगे तो यूनिट बनेगी बेटा कूलम पर मीटर। यूनिट क्या बनेगी, कूलम पर मीटर। ये यूनिट देखकर ही आप पहचानोगे कि आपको जो क्वेश्चन में गिवन वैल्यू है, जो गिवन वैल्यू है वो दी हुई है, वो क्या दिया हुआ है। अब अगर हम इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहें बच्चों, तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल फॉर्मूला होता है मेरे बेटे 1/4πε0 Q अपॉन में R स्क्वायर। ये हमारे Q जो टोटल चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन अगर हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ी लेंथ में है तो हम क्या करेंगे, एक स्मॉल dl का एलिमेंट ले लेंगे और इस dl एलिमेंट की वजह से अगर मैं फील्ड की वैल्यू निकालूंगा तो देखो dl इज इक्वल्स टू हम लोग dq इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, लेमडा dl। dq इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, लेमडा dl। और अगर हमारे पास स्मॉल चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल होगी, तो जो हमारी DE आ जाएगी ये आ जाएगी 1/4πε0 dq अपॉन में R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी बेटा, स्मॉल चार्ज के लिए dq अपॉन में R स्क्वायर। और ये dq की वैल्यू आप प्लेस करोगे तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी 1/4πε0 लेमडा अपॉन में R स्क्वायर। dq की वैल्यू प्लेस करोगे लेमडा dl, लेमडा अपॉन में R स्क्वायर dl। और अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बेटा तो एल लेंथ के लिए हमें क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है, तो हमारी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इसी तरीके से बच्चों दूसरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, दूसरे टाइप का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम बेटा चार्ज को किसी लैमिना के ऊपर, किसी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मैंने एज्यूम कर लिया है किसी क्यू चार्ज को, हमारे पास गिवन चार्ज क्यू है जिसे हमने ए सरफेस के एरिया वाले लैमिना के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बेटा। तो इस तरीके का जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इसे हम लोग बच्चों बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे बच्चों, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करते हैं, क्यू चार्ज को किसी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फैलाते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है बेटा वो हो जाती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाती है मेरे बच्चों Q अपॉन में A। किसी ए एरिया वाले सरफेस के ऊपर जब आप Q चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो ये आपके लिए हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को मेरे बच्चों हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। किससे डिनोट करते हैं बेटा, सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो अगर इसका यूनिट लिखोगे बेटा तो कूलम, चार्ज का यूनिट कूलम और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो यूनिट बनता है मेरे बच्चों कूलम पर मीटर स्क्वायर। और इसी तरीके से जैसे वहां लाइन चार्ज के लिए हमने निकाला था, अगर हम यहाँ पे सरफेस चार्ज की वजह से या सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो बनेगा 1/4πε0। देखो यहाँ पे Q की जगह में, dq की जगह में क्या लिख सकते हो बेटा, dq की जगह में dA मल्टीप्लाई में सिग्मा, dA मल्टीप्लाई में सिग्मा। अगर आपने सरफेस एरिया को S से डिनोट किया है तो dA की जगह में ds मल्टीप्लाई में सिग्मा आप लिख सकते हो बेटा। एक और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का और टाइप है, उस पर ध्यान देंगे बेटा। लास्ट है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर हमें किसी 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है बच्चों, किसी 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर, क्यूब है, क्यूबॉइड है, कोन है, सिलेंडर है, स्फीयर है, इस टाइप के 3D ऑब्जेक्ट हैं, इनके ऊपर जब आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो समझ पा रहे होगे, अगर 3D ऑब्जेक्ट है तो उसका वॉल्यूम निकलेगा और इस तरीके का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसे हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और बेटा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो से। किससे डिनोट करते हैं बच्चों, रो से। रो इज इक्वल टू बनेगा dq अपॉन में dv। क्यू चार्ज को v वॉल्यूम वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया है तो हमारे पास जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बनेगी रो इज इक्वल टू बन जाएगा बेटा dq अपॉन में dv। और अगर यूनिट लिखेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की तो यूनिट बनेगी कूलम पर मीटर क्यूब। यूनिट क्या बनेगी बच्चों, कूलम पर मीटर क्यूब। और अगर
इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी रो अपॉन में आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में डीवी। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये बन जाएगी। और कितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी में सिखाया है, सेम कॉन्सेप्ट चाहे लीनियर चार्ज डेंसिटी हो, चाहे सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, और चाहे आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो, तीनों में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में काम आता है। अब इस टॉपिक के ऊपर बेटा आइए न्यूमेरिकल करके देखते हैं। सब लोग ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है बच्चों। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट चार्ज वुड बी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रीफाई अ स्फीयर ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर so as to get a surface charge density of 3 by pi कूलम पर मीटर स्क्वायर। भाई हमें क्या कह रहा है कि स्फीयर की रेडियस दिया हुआ है बच्चों, स्फीयर की क्या दिया हुआ है, रेडियस। आओ मेरे साथ करो सॉल्यूशन बच्चों। देखो कैसे करेंगे। हमें स्फीयर की मेरा बेटे रेडियस कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर, और 25 सेंटीमीटर को बेटा लिखेंगे 25 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। और हमें दिया है बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं बच्चों सिग्मा से, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू हमें दिया है मेरे बच्चों 3 अपॉन में पाई कूलम पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है बेटा सिग्मा, ये क्या होती है बेटा Q अपॉन में A। ये देखो हमें क्या किया है, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, इसके ऊपर उसने Q चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है बेटा। अब इस स्फीयर में भी सरफेस होता है। मन में ये ख्याल आ सकता है कि सर स्फीयर तो 3D ऑब्जेक्ट है, तो जब अंदर से बाहर तक या बाहर से अंदर तक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हर पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जब डेंसिटी इन्वॉल्व होगी तब वहां पर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा बच्चों। लेकिन अगर सिर्फ सरफेस की बात कर देगा कि सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो वहां पर हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी ही लेनी होती है, ध्यान रखिएगा। और हमसे पूछा क्या है, व्हाट चार्ज वुड बी रिक्वायर्ड। हमसे बच्चों Q की वैल्यू पूछा है। हमसे किसकी वैल्यू पूछा है बच्चों, Q की वैल्यू पूछा है। तो Q इज इक्वल टू प्यारे बच्चों हो जाएगा सिग्मा इंटू A। सिग्मा की वैल्यू मेरे बेटे दिया हुआ है 3 अपॉन में पाई, और जो एरिया होता है स्फीयर का बच्चों, वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। पाई से पाई बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास Q का वैल्यू बनेगा, Q की वैल्यू बनेगी आपके पास 3 4 12 r स्क्वायर। और Q इज इक्वल टू देखो भाई R की वैल्यू कितनी दी हुई है, 25 इंटू 10 टू द पावर -2, तो 12 मल्टीप्लाई में 25 इंटू 10 टू द पावर -2 का बच्चों होल स्क्वायर। तो यहां से आपका हो गया 12 मल्टीप्लाई में 25 का स्क्वायर करोगे बच्चों 625 इंटू 10 टू द पावर -4। जो आपका फाइनल आंसर बनेगा बच्चों वो बन जाएगा, फर्दर सॉल्व करिए इसको, 12 5 60, 12 2 24 प्लस 6 30, 12 6 72 प्लस में 3 75 इंटू 10 टू द पावर -4। तो बेटा ये आपका हो जाएगा 0.75 कूलम। ये बच्चे आपने इतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है इस स्फीयर के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए पढ़िए मेरे साथ। कह रहा है 64 ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 0.02 मीटर एंड ईच कैरिंग अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। 64 ड्रॉप्स को मिलाकर बेटा क्या किया जा रहा है, एक बड़ी ड्रॉप बनाई जा रही है। और कह रहा है फाइंड हाउ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन विल चेंज इफ नो चार्ज इज लॉस्ट। अगर हमसे कह रहा है कि भाई जब इस तरीके से 64 चार्जेस, 64 ड्रॉप्स जिनमें चार्ज कितना है 5 माइक्रोकूलम है, को मिलाकर एक बड़ी ड्रॉप बना रहे हैं, को मिलाकर क्या कर रहे हैं बेटा, एक बड़ी ड्रॉप बना रहे हैं, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में किस तरीके से फर्क आता है ये हमें समझना है बेटा। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझिए, लॉजिक समझिए। 64 स्मॉल ड्रॉप्स हैं या 64 हमारी स्मॉल ड्रॉप्स हैं,
जिनकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है, और इन ड्रॉप्स में जो चार्ज है बेटा वो 5 माइक्रोकूलम का है, और इन ड्रॉप्स को मिलाकर बनाया गया बेटा एक बड़ा ड्रॉप जिसका रेडियस मैं ले रहा हूं कैपिटल आर। ध्यान दीजिएगा, और एक बात ध्यान दीजिए, सुनिए मेरी बात, रेडियस भले अलग अलग हो जाए लेकिन 64 ड्रॉप्स में जितना चार्ज है वही चार्ज यहां जाकर ट्रांसफर होगा, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, और चार्ज कंजर्वेशन में बेटे चार्ज हम कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना जनरेट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं बेटा। ध्यान रखिएगा, जितना चार्ज इस साइड में है उतना ही चार्ज इस साइड में भी है। जितना वॉल्यूम 64 ड्रॉप्स का है उतना ही वॉल्यूम बड़ी वाली ड्रॉप का भी है। तो लिखूंगा 64 मल्टीप्लाई में 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब बेटा। और यहां से रिलेशन हम लोग स्मॉल आर और कैपिटल आर में निकालेंगे बच्चों। तो देखो जरा सा, 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो आपके पास बना 64 आर क्यूब इज इक्वल्स टू कैपिटल आर क्यूब। यहां से आपके पास रिलेशन आर का आ गया, 64 किसका क्यूब है भाई, 4 का, 4 इंटू 4 इंटू 4 64। तो कैपिटल आर का रिलेशन स्मॉल आर के साथ हमें मालूम पड़ गया बेटा, कितना आ गया, 4 आर आ गया। ये बात हमें क्लियर हो गई कि जो बड़ी वाली ड्रॉप की रेडियस है वो छोटे वाले ड्रॉप के कंपैरिजन में बेटा कितनी है, 4 टाइम्स है। उसके बाद बेटे अगर हम बड़ी वाली ड्रॉप का अगर हम लोग रेडियस फाइंड आउट करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं भाई। देखो जरा सा, r इज इक्वल टू 4r आ गया, 4 मल्टीप्लाई स्मॉल वाली ड्रॉप का रेडियस कितना है, 0.02, तो ये हो जाएगा 0.08 मीटर। ये हमारी बड़ी वाली ड्रॉप की रेडियस आ गई। अब हम रेस्पेक्टिवली क्या करने वाले हैं बच्चों, अब हम रेस्पेक्टिवली क्या करने वाले हैं, बड़ी वाली ड्रॉप्स और छोटी वाली ड्रॉप्स में जो हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो फाइंड आउट करने वाले हैं। तो बड़ी वाली ड्रॉप में और छोटी वाली ड्रॉप में सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए क्या करेंगे बेटा, देखिए सिग्मा इज इक्वल टू लिखेंगे क्यू अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, और ये छोटी वाली ड्रॉप के लिए मैं ले रहा हूं सिग्मा 1। तो ध्यान दीजिएगा, जब सिग्मा 1 आप लिखोगे तो सिग्मा 1 आपके लिए हो जाएगा, क्यू का वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। इसको सिंपली ऐसे लिखा रहने दो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। और अगर हम बड़ी वाली ड्रॉप के लिए लिखेंगे बेटा सिग्मा 2, तो ये हमारे लिए बड़ी वाली ड्रॉप में बेटा चार्ज हमारा कितना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बड़ी वाली ड्रॉप में हमारा जो चार्ज होगा वो सारी ड्रॉप्स को मिलाकर बनने वाले चार्ज के इक्वल होगा। बड़ी वाली ड्रॉप में जो चार्ज होगा वो सारी ड्रॉप्स में जितना चार्ज आया है उसके बेटा क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर हमारी एक ड्रॉप में 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, एक ड्रॉप में बेटा अगर हमारे पास 5 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो सबसे बड़ी वाली जो ड्रॉप होगी उसमें कितना चार्ज हो जाएगा बेटा, 5 इंटू 64। ध्यान रखिएगा, 5 इंटू 64 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -6। 10 टू द पावर -6 क्यों कर रहा हूं बेटा, 5 माइक्रोकूलम है, तो माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करोगे तो 10 टू द पावर -6 का मल्टीप्लाई करोगे, और अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। भाई सरफेस एरिया क्या लिखोगे, सरफेस एरिया बड़ी वाली ड्रॉप का लिखोगे 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया बेटा आपका इक्वेशन नंबर 2। ये आपके लिए क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2, ध्यान रखिएगा। और अब मैं क्या कर दूंगा बेटा, सिग्मा 1 अपॉन में सिग्मा 2, ठीक है। तो ये हमारे लिए देखिए बेटा, सिग्मा 1 अपॉन में सिग्मा 2 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 64 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन में 4 पाई। अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर है, कैपिटल आर किसके इक्वल है, 4r के इक्वल है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा 16r स्क्वायर। जब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे बेटे तो सिग्मा 1 अपॉन में सिग्मा 2 देखिए हमारे लिए क्या बनेगा, यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर और ये 4 पाई आर स्क्वायर बच्चों कैंसिल हो गया। इसी तरीके से 10 टू द पावर -6 और ये 10 टू द पावर -6 कैंसिल हो गया।
तो हमारे पास यहाँ पे बना 16 ऊपर पहुंचेगा, 16 मल्टीप्लाई में 5 अपॉन में ये हमारे पास यहाँ पे बना है, यहाँ पे हमारे पास बना है 5 इंटू 64 और ये साथ में, ठीक है 5 इंटू 64 बचा है बेटा नीचे, 5 इंटू 64, तो 5 से 5 कैंसिल, 16 अपॉन में 64 मेरे बेटे कितना हो जाएगा 1/4। तो देखिए आपका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी में चेंज आया है सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 कितना आ गया बेटा 1/4 आ गया है। अगर मैं सिग्मा 2 लिखूंगा, अगर यहां से हम लोग सिग्मा 2 लिखेंगे बेटे तो सिग्मा 2 आपका देखिए 4 सिग्मा 1 के इक्वल हो गया। इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका मतलब है कि आपका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी में चेंज आया है पहले के कंपैरिजन में सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो गई बच्चों 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई। उम्मीद करता हूं बच्चों आज का मेरा ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे, लाइक भी कर रहे होंगे। इसी तरीके से बेटा सब्सक्राइब और लाइक करिए। मैं इसके बाद कंटिन्यूअस आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। नेक्स्ट क्लास जो मैं स्टार्ट करूंगा गॉस थ्योरम के स्टार्ट करूंगा। इसी की बात के साथ थैंक यू बेटा, जय हिंद।